जय हिंद दोस्तों, मैं उपेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल विकर ट्यूटोरियल में। आज हम लोग जानेंगे आपातकालीन उपबंध के बारे में। आपातकालीन उपबंध से संबंधित क्या क्या चीजें हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों, इसको हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इसके अंतर्गत हमने देखेंगे दोस्तों आपका संवैधानिक स्थिति क्या है, इसके बाद देखेंगे राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा, इसके बाद उद्घोषणा का अनुमोदन के बाद देखेंगे दोस्तों उद्घोषणा की अवधि और उद्घोषणा की समाप्ति और राष्ट्रीय आपातकाल के प्रभाव और अब तक की गई ऐसी घोषणाएं। आपके अगर सिलेबस में होगा दोस्तों ये टॉपिक अगर पढ़ना मेंस के एग्जाम में या किसी और के एग्जाम का अगर तैयारी कर रहे होंगे तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। इसके द्वारा अगर आपकी कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो चीजें पूरी समझ में आ जाएगी। और साथ ही साथ में अगर वनडे का एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है और ये सारे हम लोग टॉपिक को कवर करेंगे और सारे पॉइंट को भी कवर करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से आपके यूजफुल होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला चीज तो यही आता है दोस्तों कि जो आपात उपबंध किया गया है वो भारतीय संविधान की भाग 18, आप लोग इसको वीवीआई करके याद रखिएगा, प्रश्न पूछा था। भाग 18 आर्टिकल 352 से 360 तक इसका प्रोविजन किया गया है। यहाँ पर अगर देखें तो यह कहा गया है कि राज्य में या हमारे देश में किसी प्रकार की समस्याएं आती है या आंतरिक हो या बाह्य हो तो उसे समाधान के लिए स्पेशल प्रोविजन किया गया है हमारे संविधान में। तो यहाँ पर क्या क्या प्रोविजन है और कितने प्रकार के आपात हमारे देश में आती है उसको समझिएगा। तो यहाँ पर समझिएगा दोस्तों कि 3 प्रकार की आपात की बात कहा गया है। पहला आपात कहता है दोस्तों अनुच्छेद यानी आर्टिकल बात करेंगे हम लोग 352 कहता है कि बाह्य और युद्ध और आंतरिक अशांति, जिसको अब सशस्त्र विद्रोह नाम दिया गया है, इसके आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा किया जाता है। तो यहाँ पर 352 कहता है राष्ट्रीय आपात की बात। राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा होती है दोस्तों ये 3 आधार पर होता है। पहला हो जाएगा आपका युद्ध पर, दूसरा कहा जाता है बाह्य आक्रमण पर, और तीसरा प्रोविजन है कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर। यहां पर देखिए दोस्तों तो ये हो जाएगा आपका पहला प्रोविजन का आता है 352 के अंतर्गत, यानी जो आपात घोषणा होती है उसे कहा जाता है राष्ट्रीय आपात। और राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा होती है ये 3 आधार पर घोषणा किया जाता है। अब यहाँ पर दूसरा थोड़ा देखिएगा आपका अनुच्छेद 356 क्या कहता है। 356 प्रोविजन करता है दोस्तों ये राष्ट्रपति शासन की बात करता है। आप पढ़ते होंगे राष्ट्रपति शासन। ये राष्ट्रपति शासन कहाँ लागू होता है दोस्तों, तो राज्यों में लागू होता है। इसको और नामों से हम लोग जान सकते हैं। राष्ट्रपति शासन को कहा जाता है संवैधानिक तंत्र का विफल होना। जब राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है, उसे राज्य आपातकाल भी कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको आप राज्य आपातकाल भी लिख लीजिएगा। अनुच्छेद 356 का आता है कि राष्ट्रपति शासन की बात करता है जहां पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाते हैं वहां पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाता है और इसको राज्य आपातकाल के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों एक तीसरा जो आपका आपात आती है वो हो जाएगा आपका वित्त आपात, जो आर्टिकल 360 में प्रोविजन किया गया है। वित्तीय आपात, तो ये तीनों को तो वीवीआई करके याद रखिएगा कि क्या क्या आपात आते हैं। तो 3 प्रकार के आपात के प्रावधान किया गया है। 352 में कहा गया है राष्ट्रीय आपात की बात, 356 में कहा गया है दोस्तों राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन के लिए देखिए दोस्तों तो संविधान में आपातकाल शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, इसके लिए स्पेशल कहा गया है राज्य आपात या यहाँ पर राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक तंत्रों का विफल होना। तीसरा में कहा गया दोस्तों आपका वित्तीय आपात की बात कहा गया, जो आर्टिकल 360 में, जो अभी तक देखा जाए दोस्तों तो देश में अभी तक एक बार भी लागू नहीं हुआ है।
बाकी राष्ट्रीय आपात की बात करें तो राष्ट्रीय आपात का आपका देश में 3 बार लागू हो चुका है, आपको पता होगा। और अगर यहाँ पर देखें दोस्तों राष्ट्रपति शासन पर भी देखा जाएगा तो 100 से अधिक बार लागू हो चुका है। लेकिन आज हम लोग ये दोनों को इग्नोर करके चलेंगे, इसको अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। आज हम लोग विशेष रूप से देखेंगे राष्ट्रीय आपात के विषय में, क्योंकि सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है। तो चलिए अब इसको शुरू करते हैं। तो यहां पर अगर देखा जाए दोस्तों आपका प्रोविजन जो है आर्टिकल 352 ये किसकी बात करता है? राष्ट्रीय आपात की बात करता है। आज इसी पर विशेष रूप से चर्चा होगी। राष्ट्रीय आपात की बात करता है दोस्तों। राष्ट्रीय आपात की जो घोषणा होती है वो कहा गया है कि 3 आधार पर होगा। एक हो जाएगा आपका युद्ध, दूसरा हो जाएगा बाह्य आक्रमण और तीसरा हो जाएगा दोस्तों सशस्त्र विद्रोह। वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, तभी आपको समझ में आएगा। जब युद्ध और बाह्य आक्रमण के आधार पर जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है तो उसको कहा जाता है बाह्य आपातकाल। बाह्य आपातकाल या कह सकते हैं इसको बाह्य आपातकाल, या इसको कह दीजिएगा बाहरी आपातकाल कह सकते हैं, बाहरी आपातकाल। अब बाहरी आपातकाल क्यों कहा जाता है दोस्तों? युद्ध एवं बाह्य आक्रमण जो होता है ये देखें तो बाहर दूसरे देश के द्वारा हमारे देश में किया जाता है, इसलिए इसका नाम कहा गया बाह्य आक्रमण। जबकि सशस्त्र विद्रोह होगा दोस्तों, ये हमारे देश में अंदर किसी गतिविधि के कारण विद्रोह उत्पन्न हो जाती है। ऐसी अवस्था आ जाती है कि राष्ट्रपति को यहाँ पर जो है आपात की घोषणा करनी पड़ती है। तो ऐसे आपात को हम लोग कहेंगे आंतरिक आपात। तो यहाँ पर सशस्त्र विद्रोह को हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? आंतरिक आपात कहेंगे। ये हो गया। अब यहाँ पर देखें दोस्तों तो आंतरिक आपात जो है दोस्तों, तो आंतरिक आपात में यहाँ पर हम लोग बात करेंगे अब थोड़ा सा। तो आंतरिक आपात इसको बोला जाता है क्योंकि ये अंदर की घटना होने के चलते। लेकिन एक सबसे फेमस प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है दोस्तों कि सशस्त्र विद्रोह जो है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, आप सभी को पता होगा। उसके द्वारा इस शब्द को जोड़ा गया है यहाँ पर। इससे पहले सशस्त्र विद्रोह के स्थान पर यहाँ पर प्रयोग कौन सा होता था? तो आंतरिक अशांति होता था, आंतरिक अशांति। अब आंतरिक अशांति शब्द संदिग्ध था, किस आधार पर क्या अशांति, क्या उसका बेस था? तो इसको क्लियर नहीं किया गया था संविधान में, इसी चलते इस शब्द को ही बदल दिया गया और इसके जगह पर यहाँ पर दूसरे शब्द को लाया गया और वह शब्द क्या हुआ? सशस्त्र विद्रोह। ये कब लाया गया दोस्तों? तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो आपको पता होगा कि 78 में हुआ था। कब? 1978 में। क्यों बदलाव हुआ इसको सारी कहानी हम बताएंगे। यहाँ पर आपको पता होगा दोस्तों कि 1975 में इंदिरा गांधी सरकार थी। इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा आपको पता होगा कि आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। जो यहाँ पर बोला जाता है दोस्तों कि एक ऐसी घोषणा थी जो अपने विवेक के आधार पर, अपने लाभ के आधार पर बोलना चाहिए, पूरे देश को एक बोलना चाहिए जर्जर में ढकेल दिया गया था, यानी आपात घोषित कर दिया गया था। इसके बहुत बड़ा दुर्घटना भी उसको भुगतनी पड़ी थी, क्योंकि पता होगा कि आपको अगली जो चुनाव हुई थी 1977 में, उसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार गिर गई थी और सबसे बड़ा कारण बताया गया था इसी को, आंतरिक आपात की घोषणा करने का। तो इन्होंने इस चीज का दुरुपयोग किया था। इसी चलते जब नई सरकार बनी, जब जनता पार्टी के, तो इन्होंने संविधान में संशोधन किया और संशोधन के दौरान इन्होंने बहुत कुछ को इसमें परिवर्तन किया। तो आपको यहाँ पर कंफ्यूजन हुआ 42वें संविधान संशोधन की 44वें संविधान संशोधन, इसमें ज्यादातर परिवर्तन हुए हैं 44वें संविधान संशोधन में। क्योंकि आपको पता होगा कि जो इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो आपको पता होगा कि 77 में सरकार गिर गई और फिर से चुनाव हुआ था। तो 77 में यहाँ पर इन्होंने अपने कार्यकाल को बढ़ा करके ले गया था 75 से 76, 76 से 77। इस दौरान में इन्होंने कार्यकाल को बढ़ाया। तो कार्यकाल बढ़ाने के दौरान यही कहा जाता है दोस्तों कि इन्होंने अपने पद का बहुत बड़ा दुरुपयोग किया था। तो भविष्य में कोई ऐसा पद का दुरुपयोग न करे, आपातकाल का इसका दुरुपयोग न करे, इसी चलते 44वें संविधान संशोधन करके इसमें बहुत कुछ परिवर्तन किया गया है।
तो ये हो गया दोस्तों आपका संवैधानिक स्थिति। अब हम लोग बताएंगे कि इसका उद्घोषणा कैसे होता है। तो उद्घोषणा की अगर बात करें दोस्तों तो थोड़ा समझिएगा आप यहाँ पर। राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो इसका अधिकार जो है आपके राष्ट्रपति के पास है। तो घोषणा कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन राष्ट्रपति घोषणा कब करेंगे? जब मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श इनको मिल जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि घोषणा कब करते हैं? जब मंत्रिमंडल के लिखित परामर्श मिलता है। मंत्रिमंडल का लिखित पत्र मिलने के बाद। अब लिखित पत्र जब तक इनको नहीं मिलेगा तब तक ये राष्ट्रपति इसकी घोषणा नहीं करेंगे। ये भी प्रावधान किया गया दोस्तों कब? तो 44वें संविधान संशोधन में ही यही बात कहा गया 1978 में। इससे पहले क्या था कि राष्ट्रपति घोषणा कर सकती है लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही, यानी प्रधानमंत्री अपने विवेक के आधार पर यहाँ पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा करा सकती है। और इंदिरा गांधी ने भी यही काम किया था। गुप्त रूप से यहाँ पर देखें तो अपने पद का प्रयोग करते हुए उन्होंने एक चिट्ठी भेज करके अपने विवेक के आधार पर उन्होंने करा लिया। बाद में इसकी सूचना मंत्रिमंडल को दी थी। तो अब यह प्रावधान किया गया 44वें संविधान संशोधन में कि जब तक मंत्रिमंडल लिखित परामर्श नहीं देगा तब तक राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा नहीं कर सकते हैं। ये भी प्रावधान किया गया। साथ में यह भी प्रावधान किया गया दोस्तों कि राष्ट्रपति जो होंगे ये इसकी घोषणा क्या पूरे देश के लिए करेंगे या किसी क्षेत्र के लिए करेंगे? तो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि यह पूरे देश के लिए, पूरे देश या देश के किसी भाग, देश के किसी क्षेत्र भी कर सकते हैं, किसी भाग के लिए भी कर सकते हैं। यानी कि पूरे देश के लिए भी कर सकते हैं। पूरे भारत देश के अगर बताएं तो हिमालय से लेकर कन्याकुमारी तक के क्षेत्र के लिए भी आपात की घोषणा कर सकते हैं। या इनको लगे कि नहीं कि केरल राज्य में करना है या छत्तीसगढ़ में करना है, मध्य प्रदेश में करना है या विशेष एक छोटा सा इलाका में करना है तो उस क्षेत्र के लिए भी यह घोषणा कर सकते हैं। यह प्रोविजन किया गया था दोस्तों 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन 1976 में हुआ था और इसके द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि यह पूरे देश के लिए या उसके किसी भाग के लिए इसकी घोषणा कर सकते हैं। ये घोषणा कब करेंगे दोस्तों? तो आपको मंत्रिमंडल के लिखित प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही करेंगे। 1978 में यह प्रावधान किया गया, यानी 44वें संविधान संशोधन में जब जनता की सरकार आई तो जनता की सरकार ने सब चीजों में संशोधन करके लाई थी। यहाँ पर अगर ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इससे पहले प्रावधान सिर्फ था कि मंत्रिमंडल से परामर्श नहीं लिया जाता था, वहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री जो होते हैं तो उनकी विवेक के आधार पर ही घोषणा कर दिया जाता था। तो अब समझ में आ गया होगा दोस्तों उद्घोषण कैसे होता है। अब हम लोग बात करेंगे उद्घोषण की अनुमोदन। अब यहाँ पर अनुमोदन की बात करें तो इसकी अनुमोदन लेने के लिए यहाँ पर अगर देखें तो आपको पता होगा मंत्रिमंडल से लिखित परामर्श लेने की आवश्यकता है। साथ ही साथ में यह भी प्रावधान किया गया दोस्तों कि इसका अनुमोदन जो है आप घोषणा कर देते हैं तो घोषणा होने के 30 दिन के भीतर आपको संसद से अनुमोदन करने की जरूरत है। तब हम लोग बात करेंगे अनुमोदन पर। अनुमोदन में यह कहा गया कि संसद से आप घोषणा के 1 माह के अंदर, यहाँ पर प्रावधान भी किया गया दोस्तों, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संसद से आपको 1 माह के अंदर इसको बिल को आपको पास कराना होगा। यानी कि यहाँ पर देखिए संसद से 1 माह के अंदर आपको अनुमोदन लेना होगा। अब यहाँ पर कहा गया दोस्तों कि 1 माह के अंदर आपको लेना है। ये भी प्रावधान देखिए दोस्तों, तो 1 माह की जो व्यवस्था की गई है ये कहा गया है 44वें संविधान संशोधन में। एक बार हम आपको अगले वीडियो में बता देंगे कि क्या क्या 44वें संविधान संशोधन में परिवर्तन हुआ है उसको, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ इसको समझिएगा। यहाँ कहा गया दोस्तों कि संसद से आपको 1 माह के अंदर परिवर्तन कर लेना है, यानी अनुमोदन ले लेना है। और अगर यहाँ पर देखें दोस्तों तो ये प्रावधान जो था 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा लिया गया। इससे पहले यह था कि 2 माह प्रावधान था। तो भी प्रश्न पूछा जाता है तो इससे पहले क्या प्रावधान था?
तो उससे पहले प्रावधान था कि 2 महीना के अंदर आपको अनुमोदन कराना है, लेकिन अब प्रावधान हो गया कि 1 माह में आपको अनुमोदन संसद से लेना है। अब यहाँ पर भी बात आती है दोस्तों कि संसद मान लीजिए कि सत्र में नहीं है, संसद का विघटन हो गया है। संसद का विघटन होने के बाद क्या होगा? अब ऐसी स्थिति में संसद मान लीजिए कि वहां पर कार्य नहीं करे, उसका विघटन हो चुका है, तो वहां पर यह कहा गया है दोस्तों कि तब से आप जब घोषणा किए हैं, मान लीजिए कि घोषणा का आपका निर्धारित कर दिया गया है, आपका 1 महीना के अंदर करा लेना है। अब 1 महीना में पता चला है कि संसद का विघटन हो चुका है, फिर से चुनाव होगा, तब संसद बैठेगी, अगली संसद आएगी तब बैठेगी। तो यह प्रावधान किया कि तब तक आप राज्यसभा जो होती है दोस्तों, अस्थायी सदन होता है, तो कहा गया कि राज्यसभा से अनुमोदन करा लीजिए, राज्यसभा से अनुमोदन करा लीजिए। कितने दिन के अंदर ये सब करा लेना है दोस्तों? 1 महीना के अंदर आपको करा लेना है। संसद अगर विघटन में है तो आप इसे अनुमोदन करा लीजिए। लेकिन ये भी कहा गया कि जब संसद बैठेगी, संसद मतलब हम बात कर रहे हैं दोस्तों लोकसभा, जब लोकसभा का आपका विघटन हो गया है तो आप राज्यसभा से अनुमोदन करा लीजिए। और जब लोकसभा बैठेगी, जब पहली बैठक होगी, तो पहले बैठक से 30 दिन के भीतर अनुमोदन कराना होगा। यह बात कहा गया। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये बात कहा गया कि पहले आप अगर लोकसभा विघटन में है तो राज्यसभा से कराइए, लेकिन जब लोकसभा बैठक, पहली बैठक उसकी होगी, मान लीजिए चुनाव हुआ, नया हम लोग आए, नया के बाद शपथ ग्रहण पहली बैठक होती है, तो पहली बैठक जब होगी तो पहली बैठक के बाद उसको निर्धारित कर दिया गया है कि आप 30 दिन के अंदर आप जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा किए हैं तो उसका अनुमोदन आपको कराना होगा। 30 दिन के अंदर अगर अनुमोदन नहीं होता है तो आपका फिर से निरस्त माना जाएगा। इसके बाद अगर ये दोनों मिल के अनुमोदन कर देते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखिएगा, आपका अवधि कितने दिनों के लिए यदि घोषण हो जाता है। तो ये तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि अनुमोदन का प्रावधान क्या है। अनुमोदन का प्रावधान यह है दोस्तों कि राष्ट्रपति जब घोषणा करते हैं तो घोषणा करने के दौरान उसको संसद के द्वारा 30 दिनों के अंदर स्वीकृति प्रदान करनी होती है। 30 दिन में अगर 1 महीना या 30 दिन समझिएगा, मतलब 1 महीना में करनी है। यह प्रावधान 40वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया। अब यह कहा गया दोस्तों कि संसद के द्वारा अगर मान लीजिए उस समय लोकसभा विघटन है, लोकसभा वहां पर उपस्थित नहीं है, उसका विघटित हो चुका है, फिर से चुनाव होने वाला है या कुछ और कारण से विघटित है, तो वहां पर देखें तो कहा गया कि आप राज्यसभा से तब तक अनुमोदन करा लीजिए, और जब लोकसभा बैठेगी तो पहली बैठक से आपको 30 दिन के भीतर इसका अनुमोदन कराना होगा। और अनुमोदन का प्रावधान ये भी कहा गया है दोस्तों कि आपको यह जो प्रावधान कराना होगा तो विशेष बहुमत से कराना होगा। इसको भी थोड़ा समझिएगा, विशेष बहुमत से कराना होगा। विशेष बहुमत के 2 प्रावधान होते हैं दोस्तों, यानी कुल जितने भी आपके लोकसभा के सीट हैं, राज्यसभा के सीट हैं, उसकी बहुमत के आधार पर, यानी कुल सीट का बहुमत, इसको ऐसे लिख सकते हैं। विशेष बहुमत के प्रावधान यही होता है दोस्तों कि कुल सीट का बहुमत, या मान लीजिए कि उस दिन बैठक हुई और कुल लोग नहीं आए हैं, जितने आपको 542 हैं आपके लोकसभा में और 245 इधर मान लीजिए राज्यसभा में, तो कुल लोग नहीं आते हैं, तो वैसी स्थिति में क्या करना होगा आपको कि जितने लोग आए हैं उसके आपके 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। तो जब बैठक होती है तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। अब 2/3 बहुमत यानी कि हम लोग कह सकते हैं दोस्तों 75%, जितने उपस्थित उस दिन लोग हैं उसके 75% वोट आपको लेना होगा, तब ये बिल आपके पास हो जाएगी। तो यहाँ पर कहा गया विशेष बहुमत की बात से इस बिल को पास होना चाहिए, भी बात कहा गया है। ये भी प्रोविजन कब लाया गया दोस्तों? तो 44वें संविधान संशोधन में लाया गया है। इससे पहले यह था दोस्तों कि इसको जो है विशेष बहुमत की जगह साधारण बहुमत से पास किया जाता था। पहले क्या होता था कि इसको साधारण बहुमत से पास कीजिए, और साधारण बहुमत का क्या प्रावधान है कि जितने लोग हैं उतने में से बहुमत मिल जाता है तो बिल पास हो जाती थी, यानी उपस्थित वोट देने वाले में। और यहाँ पर उपस्थित वोट देने वाले में विशेष बहुमत में होता है कि 2/3 से पास होना चाहिए। आप समझ गए होंगे दोस्तों, जब लोकसभा हम पढ़ाएंगे तो इसको और अच्छे डिटेल से पढ़ाएंगे। और खैर अगर आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इतना तो समझदारी होना ही चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो इतना तो क्लियर हो गया होगा आपको कि
राज्यसभा से पास करा लीजिए और राज्यसभा यहाँ पर स्थायी सदन है आपको पास कर देगा, और नहीं करता है तो यह बिल आपका निरस्त माना जाएगा 1 महीना के अंदर ही। अब अगर राज्यसभा पास कर दिया है तो जब लोकसभा की पहली बैठक होगी तो पहली बैठक से 30 दिन गिनेंगे और 30 दिन के अंदर आपको यहाँ से भी पास कराना होगा। अब यहाँ पर ये कहा गया दोस्तों कि जो पास कराना है बिल वो कैसे होना चाहिए, तो विशेष बहुमत के आधार पर होना चाहिए, न कि साधारण बहुमत के आधार पर। तो विशेष बहुमत का प्रावधान कब लाया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 में लाया गया है, और साधारण बहुमत इससे पहले होता था। यानी इंदिरा गांधी जो थी तो उस समय साधारण बहुमत का प्रावधान था। तो यहाँ पर कुल आपको समझ में आ गया होगा कि कुल सीटों का बहुमत यानी जितने भी आपके सीट है उसके आधार पर बहुमत, विशेष बहुमत का यही प्रावधान होता है, या जितने भी उपस्थित उस दिन लोग हैं उसके 2/3 से आपको पारित करना होगा बहुमत से। ये तो हो गया दोस्तों आपका अनुमोदन की बात। अब हम लोग बात करेंगे आपका उद्घोषण की अवधि। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय आपात की अब हम लोग बात करेंगे आपका अवधि की। अवधि में कहा गया है दोस्तों कि एक बार जब इसको पारित कर दिया जाता है लोकसभा के द्वारा और राज्यसभा के द्वारा तो इसे कितने दिनों तक लागू रखा जाएगा। तो यह प्रावधान कहा गया दोस्तों कि इसको आप 6 माह तक रख सकते हैं, 6 माह तक का रहेगा, लागू रहेगा। दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद आपको राष्ट्रीय आपात जो रहेंगे वो 6 महीना तक प्रभावी रहेंगे। लेकिन इसके साथ साथ यह भी प्रावधान किया गया दोस्तों कि 6 महीना के बाद इसको फिर से आगे कैसे बढ़ाया जाए, ये भी बात आती है। तो इसको बढ़ाने का यही प्रावधान है कि फिर से वही प्रोसेस है कि आप फिर से इसको संसद से पास कराना पड़ेगा, यानी लोकसभा से पास कराना पड़ेगा। और लोकसभा से कैसे पास कराना पड़ेगा दोस्तों, तो वही प्रावधान है फिर से विशेष बहुमत के आधार पर। ये विशेष बहुमत से जब तक पास करते रहेंगे तो ये कितने दिनों तक लागू रहेगा, तो इसको अवधि जो हो जाएगी अनंत तक। यानी जब तक ये आपातकालीन समाप्त नहीं हो जाती राष्ट्रीय आपात तब तक इसको अनंत काल तक ऐसी 6-6 महीना में इसको रिन्यू किया जा सकता है, इसको बढ़ाया जा सकता है। अब ये क्या होता है दोस्तों कि लोकसभा मान लीजिए विघटन हो जाता है, लोकसभा विघटन हो गया इसी स्थिति में, यानी कि अभी 6 महीना अब मान लीजिए कि इन लोग पास कर दिए और पास करने के बाद जैसे ही 5वां महीना पूरा है इसके बाद लोकसभा का विघटन हो जाता है, तो क्या अगले महीना ये समाप्त हो जाएगी राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात ऐसी स्थिति में समाप्त नहीं होगी। उसके लिए प्रावधान किया गया है कि आप राज्यसभा से पास करा लीजिए, राज्यसभा पास करेगी अगले बार इसको जारी रखने के लिए। राज्यसभा पास जब कर देती है तो यह भी कहा गया है कि जब लोकसभा बैठेगी, लोकसभा की भाई अगली बैठक जब भी होगी, जब नया लोकसभा बन करके आएगा, तो लोकसभा बैठक के क्या कहा गया कि पहली तिथि यानी प्रथम बैठक से देखा जाएगा, प्रथम बैठक से 30 दिन के भीतर आपको फिर से अनुमोदन कराना होगा। तो इस तरह से अगर फिर से 30 दिनों के अंदर अगर अनुमोदन कर देता है, जब तो उससे पहले आपको राज्यसभा ने अगर अनुमोदन कर दिया है तो फिर से आपको लोकसभा से 30 दिन के अंदर आपको अनुमोदन करा लेना होगा उसकी प्रथम बैठक से। तो ये कितने दिन तक, अनंत काल तक ऐसे बना रहेगा। अब यहाँ पर बात आता है दोस्तों कि राष्ट्रीय आपात क्या अनंत काल तक जब तक बना रहेगा जब तक इसको लोकसभा इसकी स्वीकृति नहीं देती है। इससे पहले यह प्रावधान था दोस्तों कि सिर्फ यहाँ पर मंत्रिमंडल की इच्छा पर ही यहाँ पर देखें तो इसको आगे बढ़ाया जा सकता था। ये भी प्रावधान कब किया गया दोस्तों, 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया है 1978 में कि इसको ऐसे बढ़ाना है। तो बढ़ाने का प्रावधान आपको याद रखना है कि कैसे बढ़ाना है। एक बार 6 महीना के बाद फिर से आपको लोकसभा से स्वीकृति लेनी पड़ेगी, और लोकसभा अगर विघटन हो, भंग हो, तो आपको राज्यसभा से, और जब लोकसभा बैठे तो उसमें आपको 30 दिन के भीतर प्रथम बैठक से उसको प्रावधान किया गया है। इससे पहले यह प्रावधान था, 44वें संविधान संशोधन से पहले यह कहा गया था कि मंत्रिमंडल सिर्फ अपनी स्वेच्छा के आधार पर इसको अनंत काल तक बढ़ा सकती थी, यानी संसद के यहाँ पर कोई इसका नियंत्रण नहीं था। ये चीज बोल सकते हैं, संसद का नियंत्रण नहीं। अब मंत्रिमंडल इसको चाहे तो 6 महीना, फिर मंत्रिमंडल चाहे तो इसको
फिर से आगे इसको बढ़ा करके ले जा सकती थी। लेकिन मंत्रिमंडल को अब यहाँ पर शक्ति खत्म हो गई, अब यहाँ पर शक्ति संसद को आ गई कि संसद पास करेगी। तब ये प्रोविजन भी 44वें संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अवधि की कितने अवधि तक चलेगा, अनंत काल तक चलेगा, लेकिन इसको स्वीकृति कराते रहना है। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों उद्घोषण की समाप्ति। अब समाप्ति कैसे होगा, तो समाप्ति किसके द्वारा किया जाएगा, तो समाप्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाएगा। तो एक दूसरी उद्घोषण के द्वारा इसको समाप्ति कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं दूसरी उद्घोषण के द्वारा समाप्ति। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा दोस्तों कि पहले उद्घोषण के द्वारा घोषणा किया गया, एक उसी प्रकार से दूसरी उद्घोषणा जारी करके इसको समाप्त किया जाएगा। और किसके द्वारा किया जाएगा दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ पर मंत्रिमंडल और यहाँ पर संसद की स्वीकृति लेना है। राष्ट्रपति स्व विवेक के आधार पर इसको यहाँ पर समाप्त कर सकती है। लेकिन अगर चाहे यहाँ पर संसद, तो संसद भी इसको समाप्त करवा सकती है। कैसे, तो मान लीजिए कि 6 महीना आपका पूर्ण गया, तो 6 महीना के बाद आपकी संसद स्वीकृति नहीं देती है, तो अपने आप ये समाप्त हो जाएगा। दूसरा प्रावधान यह किया गया है कि संसद जो है दोस्तों वो 1/10 यानी कि हम कह सकते हैं 10-10 यानी जितने भी संसद की संख्या है, मान लीजिए कभी तो 545 यानी कि 55 सदस्य, यानी 1/10 सदस्य संसद के जितने भी सदस्य यानी 1/10 सदस्य संसद मतलब समझिएगा थोड़ा सा दोस्तों, लोकसभा में बोल रहा हूं। लोकसभा अगर लोकसभा के नियंत्रण में है, पहला कि राष्ट्रपति जो है अपने विवेक आधार पर इसको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर यह भी कहा गया है दोस्तों कि क्या इसको संसद भी समाप्त करवा सकती है, तो संसद का भी पावर दिया गया है, इसको संसद के द्वारा भी समाप्त किया जा सकता है। ये भी कब कहा गया दोस्तों, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रावधान किया गया है। यहाँ पर यह कहा गया है कि जो समाप्ति होगी दोस्तों, ये तो 6 महीना समाप्त होने के बाद अगर लोकसभा स्वीकृति नहीं देती है तो ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। लेकिन इसके बीच में ही पता चला कि 2 महीना उतरा, इसके बाद हमको अब समाप्त करवाना है। तो यहाँ पर इसके लिए प्रावधान किया गया है कि जितने भी लोकसभा के सदस्य हैं, 1/10 सदस्य लोकसभा के, ये लोकसभा के अध्यक्ष के पास एक पत्र देकर इसमें विचार विमर्श करने के लिए बैठक बुलाएगी और वहां से बैठक में प्रस्ताव को पारित कर दिया जाएगा, तो ये समाप्त हो जाएगा। अब यहाँ पर बात ये होती है दोस्तों कि उस समय सत्र नहीं चल रहा होगा, तो अध्यक्ष कहाँ से आएंगे, तो अध्यक्ष नहीं आएंगे। तो जो लोकसभा के 55 जो सदस्य हैं, 1/10 सदस्य होंगे, ये क्या करेंगे, राष्ट्रपति को ये पत्र दे देंगे। और राष्ट्रपति को यह पत्र मिलने के बाद राष्ट्रपति जो है ये 14 दिन के अंदर एक बैठक बुलाएगी, सत्र बुलाएगी, और उस बैठक में कहा जाएगा दोस्तों इस पर विषय पर चर्चा होगी। और चर्चा होने के बाद उसमें अगर प्रस्ताव पास हो जाती है, तो उसको प्रस्ताव को पास करने के लिए यहाँ देखिए दोस्तों, तो साधारण बहुमत की जरूरत है, साधारण बहुमत। अब यहाँ पर क्या होता था दोस्तों कि जब उसको सत्र को जब वहां पर बात जब चल रही है, तो उसमें साधारण बहुमत के द्वारा इसको पास कर सकते हैं। लेकिन यह प्रावधान किया गया है दोस्तों हटाने के लिए। जब इसको लागू करना है तो उसमें विशेष बहुमत की बात कही गई है कि जब इसको अनुमोदन करना होता है तो वहां पर विशेष बहुमत के आधार पर ही आपको पारित करना पड़ेगा, तब ये स्वीकृति मिलेगी राष्ट्रपति आपात की, यानी 1 महीना के अंदर आपको अनुमोदन लेना होगा विशेष बहुमत से। लेकिन समाप्ति की बात जब आए, तो समाप्ति में कहा गया है कि आप साधारण बहुमत से ही इसको पास कर दीजिए। तो साधारण बहुमत के आधार पर भी जो लोकसभा है वो पास कर देगी, तो राष्ट्रपति एक उद्घोषण के द्वारा इसको समाप्त कर देगा। तो समाप्त करने की प्रक्रिया समझ में आ गया होगा दोस्तों। फिर से हम समझा दे रहे हैं, समाप्ति राष्ट्रपति के द्वारा दूसरी उद्घोषण के द्वारा समाप्ति की जाती है। ये राष्ट्रपति अपने विवेक के आधार पर कर सकते हैं, लेकिन इस पर संसद का भी नियंत्रण है। अगर संसद चाहेगी तो इसको भी यहाँ पर समाप्त करवा सकती है। संसद का यह पावर दिया गया है दोस्तों कि आप 6 महीना के अंदर अगर उस बिल को पास नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगी अगले 6 महीना के लिए। और दूसरा प्रावधान यह किया गया कि जितने भी संसद सदस्य हैं उसका 1/10 यानी कि अभी बात करेंगे 1/10 निकालेंगे तो 55 आएगा। तो 55 लोकसभा के जितने भी सदस्य होंगे
वो एक पत्र लिखेंगे अध्यक्ष के पास, और अध्यक्ष उस समय सत्र नहीं चल रहा होगा, अध्यक्ष नहीं रहेंगे, तो ये पत्र कहाँ भेज देंगे, राष्ट्रपति के पास इन लोग दे देंगे। तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, 14 दिन के अंदर एक सत्र बुलाएंगे और सत्र के दौरान साधारण बहुमत से बिल को पास कर दिया जाएगा, तो उस समय से राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाएगी। यह प्रोविजन है। ये कब दिया गया संसद को पावर दोस्तों, तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। अब देखते हैं दूसरा आता है दोस्तों, आपका अगला पॉइंट आता है राष्ट्रीय आपात के प्रभाव। तो इसका प्रभाव समझिएगा क्या पड़ता है। तो प्रभाव में सबसे पहले हम लोग देखेंगे देखो विधायी। विधायी की बात करें दोस्तों, तो विधायी का जो पावर होती है वो सीधे सीधे संसद के अंदर आ जाती है। इसका प्रभाव सबसे बड़ा यही पड़ता है, यानी कि जब भी राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है तो ऐसी स्थिति में जो राज्य की शक्तियां होती है, राज्य के जो विधानमंडल होते हैं, जो कानून बनाने का राज्य का अधिकार होता है राज्य सूची पर, तो राज्य सूची पर भी कानून बनाने का अधिकार देखें तो संसद को हो जाता है। यानी कि यहाँ पर संसद की पावर बढ़ जाती है, और संसद के पावर बढ़ने के साथ साथ इसको कह सकते हैं कि जो आपका संसद है वो एक सदनीय हो जाता है, यानी संघात्मक हो जाता है, जहां पर पावर संघ को ज्यादा मिल जाती है जब राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है। राष्ट्रीय आपात की घोषणा के दौरान देखिए दोस्तों, तो संवर्ती सूची में कानून बना ही सकते हैं संसद, लेकिन वो राज्य सूची पर भी कानून बना सकते हैं, और राज्य सूची के द्वारा बनाए गए कानून पर संसद का पूर्ण नियंत्रण हो जाता है। यानी राज्य पर जितने भी नियंत्रण है उसके कानून से संबंधित, वो सारा अब नियंत्रण कहाँ हो जाएगा, केंद्र पर हो जाएंगे। और जो ये कानून बनाएंगे दोस्तों, तो ये कानून कितना दिनों तक लागू रहेगा, तो अगले 6 माह तक लागू रहेगा। यानी कि मान लीजिए कि समाप्ति हो जाती है 6 माह तक। जब राष्ट्रीय आपात समाप्त हो जाती है तो ऐसी स्थिति में 6 महीना तक भी लागू रहेगा। यानी कि मान लीजिए कि कोई संसद के द्वारा कानून बनाया गया है राज्य सूची के विषय पर, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रीय आपात समाप्त होने के बावजूद भी प्रभावी रहेगा। कितना दिनों तक रहेगा प्रभावी दोस्तों, 6 माह तक। ये हो गया। दूसरा प्रभाव यह पड़ता है दोस्तों कि जो संसद होती है वो अपने कार्यकाल को बढ़ा सकती है। कार्यकाल को बढ़ा सकती है दोस्तों, कितने दिनों के लिए बढ़ा सकती है दोस्तों, तो एक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकती है। तो आपको पता होगा 1975 में इंदिरा गांधी ने यही की थी। आपातकाल लागू करके इन्होंने अपना कार्यकाल यानी 5वीं लोकसभा के पूछा जाता है प्रश्न कि कब कार्यकाल को बढ़ाया गया था। तो आप यहाँ पर याद रखिएगा कि 5वीं लोकसभा में यह प्रोविजन किया गया दोस्तों। तो ये प्रोविजन के दौरान जो लोकसभा का कार्यकाल पूर्ण हो रहा था, इस दौरान 1975 से 1 साल बढ़ा करके 76 कर दिया गया, और फिर से 1 साल बढ़ा करके 77 कर दिया गया। तो 5वीं लोकसभा के दौरान जो थी इंदिरा गांधी थी। अब इंदिरा गांधी ने ही ये प्रोविजन किया और अपनी जो संसद थी उसका कार्यकाल को इन्होंने बढ़ा दिया। तो यहाँ पर आप समझ में आ गया होगा दोस्तों कि संसद को अधिकार होता है कि अपना कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। अब कितने दिनों के लिए बढ़ा सकते हैं दोस्तों, तो एक बार में इन्होंने 1 वर्ष के लिए बढ़ा सकते हैं। अब क्या राज्यों का भी इनका कार्यकाल बढ़ सकता है, तो संसद का अधिकार है कि राज्य विधायिका का भी कार्यकाल इन लोग बढ़ा सकते हैं। यानी राज्य विधायिका का भी इसी प्रकार से एक बार में 1 वर्ष के लिए और फिर से उसको संशोधन करके आगे तक के लिए बढ़ा दिया जाता है। अब ये प्रश्न पूछता है दोस्तों कि ये क्या अनंत काल तक बढ़ाया जा सकता है, जहां इसका कोई सीमा नहीं है, अनंत काल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। 1-1 वर्ष के लिए आप स्वीकृति करके अपने कार्यकाल को बढ़ा सकते हैं। कब तक, जब तक राष्ट्रीय आपात लागू है तब तक। तो ये देखिए दोस्तों, चला विधायिकी कार्य में प्रॉब्लम आती है, यानी विधायिका प्रभावित होती है इससे, क्योंकि राज्य की सारी कार्यपालिका शक्तियां केंद्र के अधीन हो जाती है। राज्य के कार्यकाल उसको बढ़ा सकती है, राज्य के संबंधित कानून भी बना सकती है केंद्र सरकार यानी कि लोकसभा, और लोकसभा अपने कार्यकाल को भी यहाँ पर बढ़ा सकती है। तो ये प्रोविजन है। दूसरा अगर देखा जाए दोस्तों, तो आपका मौलिक अधिकार पर भी प्रभाव पड़ता है। तो मौलिक अधिकार पर कैसे प्रभाव पड़ता है उसको थोड़ा समझिएगा। मौलिक अधिकार से संबंधित राष्ट्रीय आपात में 2 अनुच्छेद दिए गए हैं, आप लोग पढ़ते होंगे, 358 और एक दिया गया है 359। ये दोनों प्रोविजन जो है राष्ट्रीय आपात के दौरान, देखिए आपातकालीन जितने भी उपबंध पढ़ेंगे उसके दौरान कहा गया है
ये 358 संबंधित है अनुच्छेद 19 के प्रावधान में, और मौलिक अधिकार की बात करता है 359 जो है बाकी सभी अधिकार से संबंधित है। तो यहाँ पर मौलिक अधिकार में क्या प्रभाव पड़ता है? मौलिक अधिकार में प्रभाव यह पड़ता है दोस्तों कि 358 में कहता है, प्रोविजन किया गया है कि आपके अनुच्छेद 19 जो दिया गया है आर्टिकल 19, तो आर्टिकल 19 जो है आपका खत्म हो जाएगा, आर्टिकल 19 समाप्त हो जाएगा। आर्टिकल 19 में आपके जो अधिकार दिए गए हैं 6 अधिकार ये समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद देखें दोस्तों, तब आर्टिकल जो 19 में 6 अधिकार समाप्त होते हैं तो कितने दिनों के लिए होते हैं दोस्तों? तो एक होता है जब तक आपका आपातकाल लागू होता है, यानी जितने दिन तक राष्ट्रीय आपात रहेगा उतने दिनों तक आपका 19 आर्टिकल समाप्त हो जाएंगे। यानी इस अधिकार में कहा विचार अभिव्यक्ति सबकी जो स्वतंत्रता दिया गया है आपका, ये सारे अधिकार आपको समाप्त हो जाते हैं जैसे ही राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती है। साथ ही साथ में देखें दोस्तों, ये कब तक समाप्त रहेगी? जब तक राष्ट्रीय आपातकाल लागू रहता है, और जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल समाप्त हो जाता है पुनः जीवित हो जाता है, पुनः जीवित हो जाता है, जीवित हो जाता है। अब यह जो दोस्तों ये जो 19 की समाप्ति है ये 2 आधार पर ही किया जाता है। पहला चीज हो गया आपका युद्ध के आधार पर और बाह्य आक्रमण के आधार पर, यानी कि आर्टिकल 19 का समाप्ति जो है आंतरिक अशांति, आंतरिक अशांति कहिए दोस्तों, क्योंकि आंतरिक आपात इसको कहिए, अशांति को समाप्ति कर दिया, आंतरिक आपात जिसको हम लोग कहते हैं सशस्त्र विद्रोह। तो सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आप जो है 19 को समाप्त नहीं कर सकते हैं, यह प्रावधान किया गया है। और यह भी प्रावधान कब किया गया है दोस्तों? आपका 44वें संविधान संशोधन में कहा गया है कि आप जो है आंतरिक आपात के काल के दौरान जो है आप किसी को बोलने की आजादी को नहीं छीन सकते हैं। जो 19 में आपका जो अधिकार दिया गया है दोस्तों, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता वगैरह दिया गया है, ते आप नहीं छीन सकते हैं। ये सिर्फ 2 ही आधार पर छीन सकते हैं आप, जब आप युद्ध हो और बाह्य आक्रमण, यानी जब बाह्य आक्रमण जो होती है, युद्ध होती है किसी देश के साथ या बाह्य आक्रमण होती है, तब आपका 19 आर्टिकल समाप्त होते हैं। सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आपका 19 आर्टिकल समाप्त नहीं होंगे, यानी मौलिक अधिकार बना रहेगा जब आपका आंतरिक आपातकाल लागू होता है। जैसे इंदिरा गांधी के दौरान भी ये जो बोलने की स्वतंत्रता भी छीन लिया गया था, इसी चलते 44वें संविधान संशोधन में यह कह दिया गया कि आप इस आधार पर तो उसको हटा सकते हैं, लेकिन जब आंतरिक अशांति के आधार पर इसको, या सशस्त्र विद्रोह जो आंतरिक अशांति या आंतरिक आपात बोल रहे हैं दोस्तों, तो इसके आधार पर यहाँ पर इसको नहीं हटा सकते हैं, आप किसी को बोलने की स्वतंत्रता को नहीं छीन सकते हैं। ये प्रोविजन किया गया आपका अनुच्छेद 358 में दिया गया है, जिसको 44वें संविधान संशोधन में ये चीज को लाया गया है। अब 359 में कहा गया है दोस्तों, ये पूरे आर्टिकल के लिए है, ऑल ओवर आर्टिकल जितने 12 से लेकर के आप 35-36 पढ़ते हैं अनुच्छेद, तो आप 12 से 35 तक जो भी आपका आर्टिकल दिया गया है वो सारे अनुच्छेद यहाँ पर लागू होते हैं। यानी कि पूरे आर्टिकल की समाप्ति की बात करता है। ये कब तक? ये पूरे आर्टिकल की समाप्ति, पूरे आर्टिकल की समाप्ति की बात करता है, समाप्ति पूरे आर्टिकल की। लेकिन यहाँ पर यह भी कह दिया गया है दोस्तों कि अनुच्छेद इसको आप पढ़ते होंगे 20 और 21, तो 20 और 21 को आप किसी भी परिस्थिति में आप राष्ट्रीय आपात लागू होगा तो किसी के व्यक्ति से आप नहीं छीन सकते हैं। यानी कि यहाँ 20 और 21 के लिए आप किसी को न्यायालय में जाने से मना नहीं कर सकते हैं उसके अधिकार के लिए, ये कहा गया। और ये देखिए दोस्तों, तो 20 और 21 वाला प्रावधान भी कब लाया गया दोस्तों? तो 44वें संविधान संशोधन में ही लाया गया है, ये प्रावधान किया गया। यानी कि पूरे आर्टिकल की समाप्ति की बात कहा जाता है दोस्तों 359 अनुच्छेद में प्रोविजन किया गया है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान पूरे आर्टिकल में, यानी पूरे आपके जो मूल अधिकार दिया गया वो समाप्त हो जाएंगे, लेकिन 20 और 21 समाप्ति नहीं होंगे। अब यहाँ पर ये कहा गया है दोस्तों कि तो राष्ट्रीय आपात लागू होगा दोस्तों, तो ये पूरे जब तक आपात लागू रहेगा तब तक के लिए प्रोविजन किया गया है, सिर्फ सशस्त्र विद्रोह को छोड़ करके। और जैसे आपात समाप्त होती है या पुनः जीवित हो जाता है, लेकिन ये जो आपके पूरे अनुच्छेद बचे उसकी समाप्ति जो है दोस्तों, तो राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह कुछ दिनों के लिए या पूरे दिनों के लिए कर सकता है। कुछ दिनों या पूरे दिनों से तात्पर्य है दोस्तों कि जब तक राष्ट्रीय आपात लागू रहेगा
तब तक के लिए, या 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, या राष्ट्रीय आपात के कुछ दिन बाद तक भी इसको लागू कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो समाप्ति की बात कहा गया है पूरे आर्टिकल को 20-21 को छोड़कर, ये हो जाएगा कि जब तक उल्लेख है, जब तक उल्लेख किए हैं कौन, तो राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति जब तक इस चीज का उल्लेख किए हैं उस आर्टिकल में, यानी कि जो अपने प्रपत्र में कि 5 महीना तक के लिए आपको जो अधिकार है वो आपको छीने जाते हैं, मौलिक अधिकार को, या जब तक राष्ट्रीय आपात लागू होते हैं तब तक छीने जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो देख सकते हैं मौलिक अधिकार में भी आपके प्रभाव पड़ता है। तो मौलिक अधिकार के 2 प्रोविजन किए गए हैं, अनुच्छेद 358 और 359 से संबंधित। अब यहाँ पर आता है दोस्तों कि अब तक की गई ऐसी घोषणा, यानी अब तक कितने बार ऐसी घोषणा यानी राष्ट्रीय आपात की घोषणाएं की गई है, तो उसको जान लीजिए। ये सबको पता होगा, ये बच्चा तक जानता है कि राष्ट्रीय आपात की घोषणा अभी तक 3 बार किया गया है। ये भी प्रश्न पूछा भी जाता है, तो इसको भी जान लीजिए कि 3 बार घोषणा किया गया है। कब कब किया गया है दोस्तों, तो आपको पता होगा कि 1962 में किया गया था। 1962 में जो भारत में चीन के द्वारा युद्ध किया गया था, तो चीन युद्ध के समय कब, 1962 ईस्वी में, और इसको समाप्ति कब हुआ था दोस्तों, 1968 में समाप्त हुआ था। और कहां पर हुआ था दोस्तों, तो नेफा आप लोग जानते होंगे, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। तो यहाँ पर जो अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का जो हमारा भारत देश का एरिया रखा है, तो नेफा वाले क्षेत्र में यहाँ पर चीन ने आक्रमण कर दिया था 1962 में। तो इसके आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी। दूसरा अगर यहाँ पर देखें दोस्तों तो कब किया गया था, तो एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 1965 ईस्वी में तो भाई आपका पाकिस्तान भी हमला कर दिया था। तो 1965 ईस्वी में हमला किया था दोस्तों पाकिस्तान के द्वारा, तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा नहीं की गई थी। कारण यह था कि पहले से राष्ट्रीय आपात हमारे देश में लागू था, क्योंकि 62 में लागू हुआ, 68 तक इसको युद्ध चला था। तो यहाँ तक देखें तो बीच में आपका 65 में चीन भी युद्ध के लिए कूद गया था। अरे चीन के बीच के दौरान देखें पाकिस्तान भी आ गया था। तो पाकिस्तान के आने की वजह से पहले से हमारे यहाँ राष्ट्रीय आपात लागू था, इसीलिए अलग से इसके लिए जारी नहीं करना पड़ा। तो राष्ट्रपति को शक्ति मिला है दोस्तों, आर्टिकल आप पढ़िएगा दोस्तों, आर्टिकल की यहाँ पर शक्ति दिया गया है 38वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में। 38वें संविधान संशोधन 1975 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति एक उद्घोषणा के दौरान दूसरी उद्घोषणा भी जारी कर सकते हैं, दूसरी तीसरी भिन्न भिन्न प्रकार की उद्घोषणाएं जारी कर सकती है, या 1975 में ही उनको अधिकार मिला है राष्ट्रपति को। तो ये भी प्रश्न याद रख लीजिएगा, 38वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि वह जैसे कि मान लीजिए कि एक उद्घोषण जारी था, दूसरी उद्घोषण भी वो जारी कर सकते हैं, इसे उनको अधिकार प्राप्त है, यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के उद्घोषण वो जारी कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो एक ये हो गया। दूसरा युद्ध कब हुआ था, दूसरी घोषणा हुई थी आपको 1971 में। 1971 के युद्ध के दौरान हुआ था दोस्तों, भारत पाक युद्ध के दौरान किया गया था। और आपको यहाँ पर फिर से पता होगा कि इंदिरा गांधी के सरकार के द्वारा 1975 में आंतरिक अशांति के आधार पर ही घोषणा किया गया था। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं दोस्तों, अभी दोनों की समाप्ति फिर एक साथ हुआ था, यानी कि दूसरी और यहाँ पर देखें तो तीसरी, ये 3 बार अभी तक भारतीय इतिहास में देखा जाए तो आपातकाल की घोषणा हुई है। वीडियो कैसा लगा है दोस्तों, अगर अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। अगले वीडियो में जो है आपका वित्तीय आपात और राज्य में संवैधानिक तंत्रों का विफल होना, ये दोनों टॉपिक को पढ़ाएंगे, यानी कि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। वो ज्यादा डिटेल्स नहीं है, और जो 44वें संविधान संशोधन में क्या क्या संशोधन हुआ है उसको एक छोटा सा वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो ये अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।